नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मध्य प्रदेश बजट जो 2021-22 का पेश हुआ है हाल ही में 2 मार्च को। उससे संबंधित हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन और उससे संबंधित फैक्ट्स देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए मध्य प्रदेश का बजट किसने पेश किया? तो वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए मध्य प्रदेश का बजट किसने पेश किया है? ये पेश किया है वित्त मंत्री कौन है वहां के? जगदीश देवड़ा। इन्होंने यह बजट विधानसभा में 2 मार्च को पेश किया है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसे तिथि नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपके एडिशनल नॉलेज के लिए 2 मार्च को इन्होंने अपना मध्य प्रदेश का ये बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। तो जगदीश देवड़ा के द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया। आइए अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में कितने करोड़ का बजट पेश किया? अर्थात बजट का आकार पूछा जा रहा है कि कितने करोड़ का बजट का आकार रहा है। तो ये रहा है 2,41,375 करोड़ का। हाँ, 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। अगर 2020 और 21 के बजट की बात की जाए तो उस वर्ष कितने करोड़ का बजट था? ये था 2,05,398 करोड़ का बजट था, और इस बार 2,41,375 करोड़ का बजट है, अर्थात ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न। वर्ष 2021-22 में कितने नए करों की घोषणा की गई? अर्थात कितने टैक्स लगाए गए हैं इस बार? तो इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है बजट में, कोई भी नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है, न ही किसी टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। तो सिंपल सपाट सवाल है, कितने नए करों की घोषणा की गई? कोई भी नहीं, ऑप्शन डी एक भी नहीं है, और न ही किसी भी करों में बढ़ोतरी की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। वर्ष 2020-21 के मुकाबले इस वर्ष के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो मैंने अभी आपको बताया था कि पिछले वर्ष का बजट था 2020-21 में 2020-21 का बजट था आपके पास 2,05,398 करोड़। ठीक है, इस वर्ष का बजट है 21-22 का बजट है 2,41,375 करोड़ का। ठीक है, तो बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बजट में वृद्धि हुई है 18% की। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, 18%। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2020-21 के बजट के अनुसार क्या कह रहा है? राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? अर्थात राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहेगा जीएसडीपी के अकॉर्डिंगली? तो ये कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है इस बार? इस बार अनुमानित किया गया है 4.5%। इस बार का आपको याद रखना है, 4.5% अनुमानित किया गया है। ऑप्शन डी 4.5%। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर इसका देखा जाए, अगर इसमें तो राशि की बात अगर की जाए, मान लीजिए पूछ देता है कि कितनी राशि, तो राशि में ये हो जाएगा 50,938 करोड़ रुपया। ठीक है, अनुमानित है 50,938 करोड़ रुपया अनुमानित है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% अनुमानित हो रहा है। ये भी आप जानकारी नोट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020-21 के बजट के अनुसार राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ राजस्व घाटा पूछा जा रहा है। पिछले सवाल में था राजकोषीय घाटा, और इस सवाल में है राजस्व घाटे की बात की जा रही है। तो राजस्व घाटा कितना रहने के अनुमान है? 8,293 करोड़ रुपया। 8,293 करोड़ रुपया, ये देखिए यहाँ लिख दिया गया है एडिशनल फैक्ट के रूप में, 8,293 करोड़ रुपया। और यहाँ राजकोषीय घाटे का भी विवरण आपकी सुविधा के लिए डाल दिया गया है। राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़, और जो कि प्रतिशत के रूप में 4.5% है, और राजस्व घाटा है 8,293 करोड़ रुपया अनुमानित है। तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल की ओर। ये पहला डिजिटल बजट था 2020-21 में जो बजट पेश किया गया है, यह एमपी का पहला डिजिटल बजट था। तो इस बजट को देखने के लिए
एक ऐप लॉन्च किया गया था। तो आपको बताना है कि यह कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था इसके लिए, तो किस ऐप के माध्यम से यह बजट देखा गया। तो इस ऐप का नाम था माई गवर्नमेंट डायरी। माई गवर्नमेंट डायरी, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, माई गवर्नमेंट डायरी। ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और हर परीक्षाओं में एमपी से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं होगी उसमें आप 3 से 4 प्रश्न बजट से लेके चलिए। तो ये सारे कवर इसमें कर लिए गए हैं जो भी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है वर्ष 2021-22 का बजट किस विषय पर केंद्रित था। तो विषय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी बजट का, क्या अर्थात कि वो बजट किस विषय पर केंद्रित किया गया है। तो इस बार का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर केंद्रित था, अर्थात ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पर केंद्रित रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर यह बजट इस बार का केंद्रित रहा है। अगला सवाल देखते हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसे बजट रूपी वृक्ष कहा है। तो बजट भाषण में जो भी वित्त मंत्री के द्वारा कुछ भी नए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो परीक्षा में पूछ लिया जाता है उस शब्दों को। तो इस बार इस में बजट में किसे बजट रूपी वृक्ष कहा है वित्त मंत्री ने। तो वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया है कल्प वृक्ष को, ऑप्शन बी कल्प वृक्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां सवाल है बजट 21-22 में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कितने स्तंभों की बात की गई, अर्थात इसे देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ये बजट का केंद्र बिंदु है, इसी विषय पर बजट तैयार किया गया है। तो आप इसे ये भी मान सकते हैं कि बजट के कितने स्तंभ हैं या फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कितने स्तंभों की बात की गई है, दोनों समान रूप से है। तो इसमें कितने स्तंभों की बात की गई है, ये है 4 स्तंभ, ऑप्शन ए सही जवाब होगा 4 स्तंभ। आइए देखते हैं इन चारों स्तंभों को। तो ये 4 स्तंभ काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लीजिए एकदम, ये जरूर पूछे जाएंगे एकदम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है। भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और फिर सुशासन। तो ये 4 स्तंभों की बात इसमें की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बजट 21-22 में कितने नए पुलों के निर्माण की बात की गई है। तो ये अधोसंरचना विकास से संबंधित है, पहले स्तंभ की बात की जा रही है। तो कितने पुलों की निर्माण की बात की जा रही है इसमें, ये बनेंगे टोटल 65 नए पुलों का निर्माण होगा, ऑप्शन बी 65 नए पुलों का निर्माण होगा। अगला सवाल देखिए। 21-22 बजट के अनुसार लगभग कितने किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा, नवीन सड़कें बनेंगी लगभग कितने किलोमीटर। तो नवीन सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा, ये भी भौतिक अधोसंरचना के तहत ही है। तो ये बनेंगे 2441 किलोमीटर, 2441 किलोमीटर का ये सड़क तैयार किया जाएगा इसमें इस वित्तीय वर्ष के बजट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। बजट 21-22 के अनुसार चंबल अंचल के विकास के लिए कौन सा प्रोग्रेस वे बनेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ प्रोग्रेस वे पूछा जा रहा है। तो किस नाम से एक नया प्रोग्रेस वे बनाया जाएगा बजट के अनुसार, तो इसका नाम रखा गया है अटल प्रोग्रेस वे। ऑप्शन ए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत रत्न से सम्मानित हैं, तो इन्हीं के नाम पर ये अटल प्रोग्रेस वे रखा गया है, इस प्रोग्रेस वे का नाम। अगला सवाल देखिए। बजट 21-22 के अनुसार प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कौन सा एक्सप्रेस वे बनेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है ये एक्सप्रेस वे। तो क्या होना चाहिए इसका उत्तर, एक अटल एक्सप्रेस वे तो तैयार हो रहा है एमपी में, तो इसका क्या नाम रखा गया है, नर्मदा एक्सप्रेस वे। ध्यान दीजिए, यहाँ नर्मदा एक्सप्रेस वे इसका नाम है, ऑप्शन डी होगा नर्मदा एक्सप्रेस वे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। ये सारे भौतिक अधोसंरचना के विकास के लिए है, ये सारी चीज उसी से संबंधित है। आगे सवाल, ग्रामीण जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग कितनी एकल, ध्यान दीजिए यहाँ एकल ग्राम नल जल योजना की स्वीकृति दी गई है, यहाँ दी गई है होगा। तो ग्रामीण जल जीवन मिशन के अंतर्गत तो कितने 100 पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा उत्तर, ऑप्शन सी 9800 को एकल ग्राम नल जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। 9800 योजनाओं को स्वीकृति मिली है, ध्यान देने की बात है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 9800। अगला सवाल देखिए।
बजट 21-22 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ विकसित होगा। ये सवाल भी आप एमपी के सारे परीक्षाओं में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जरूर ये सवाल आएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ विकसित होगा, क्योंकि ये बजट में घोषणा की गई है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर में बनेगा। और इसकी क्षमता कितनी होगी, तो इसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट। ये भी आप ध्यान रखिए कि इसकी क्षमता कितनी होगी, 600 मेगावाट। बनेगा कहाँ, ओमकारेश्वर में। और क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो किसमें घोषणा की गई है, बजट में। आगे बढ़िए, बजट 21-22 के अनुसार कितने जिलों में नए सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नए सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। तो कितने जिलों में नए सोलर पार्क बनेंगे, बजट में घोषणा के अनुसार 5 जिलों में ये सोलर पार्क बनाए जाएंगे। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। 5 जिले कौन कौन से हैं, तो यहाँ नोट कर लीजिए आप लोग, नीमच, शाजापुर, आगरमालवा, छतरपुर और मुरैना। तो ये 5 जिले हैं जहाँ की सोलर पार्क बनेंगे, नए सोलर पार्क बजट की घोषणा के अनुसार। ध्यान रखिएगा, बजट की घोषणा के अनुसार है। अगला सवाल, सीएम राइज योजना का संबंध किसके विकास से है। तो ये सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा इसी तरह से कि सीएम राइज योजना का संबंध किसके विकास से। ये सवाल कहाँ से लिया गया, ये भी बजट से ही लिया गया है और बजट में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो सीएम राइज योजना का संबंध है स्कूली शिक्षा से। ये स्कूली शिक्षा जो दूसरा स्तंभ है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, दूसरा स्तंभ की बात की जा रही है इसमें, स्कूली शिक्षा के तहत ये होगा। बजट का जो 4 स्तंभ है उसका दूसरा स्तंभ शिक्षा एवं स्वास्थ्य, तो ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, स्कूली शिक्षा, सीएम राइज योजना। आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर। बजट 21-22 के अनुसार एक नया क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, ध्यान दीजिए यहाँ क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की बात की जा रही है। एक नए क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी, तो ये कहाँ होगी, ये होगी ऑप्शन डी जबलपुर में। जबलपुर में इसकी स्थापना होगी, ऑप्शन डी जबलपुर में। ध्यान देने की बात है, जबलपुर में होगी एक नया क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना। अगला सवाल देखिए, मध्य प्रदेश में कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य, तो ये भी स्तंभ 2 से संबंधित ही क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से कौन सा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये बजट में ही घोषणा है, बजट से ही ये उठाया गया है सवाल। तो सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम कौन सा है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। और ये इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन है ए, पोषण मटका। ध्यान दीजिए, पोषण मटका नाम भी काफ़ी मज़ेदार है। पोषण मटका ये सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम है जो कि कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। ऑप्शन ए पोषण मटका। अगला सवाल की ओर बढ़िए, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और प्रबंधन को विश्व स्तरीय गुणवत्ता को पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी। अर्थात विश्व स्तर की गुणवत्ता को पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को, तो ये स्तंभ 2 की बात ही हो रही है। तो इस योजना का क्या नाम है, तो अभी आप लोगों ने देख ही लिया, पोषण मटका क्या था, पोषण मटका था कुपोषण को खत्म करने के लिए। और इसका भी नाम काफ़ी अच्छा रखा गया है, मिशन निरामय। ऑप्शन बी मिशन निरामय इसका नाम रखा गया है। ये आप कहीं से भी तुक्का नहीं मार सकते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका नाम मिशन निरामय है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़िए, कुपोषित बच्चों, सभी स्वास्थ्य से संबंधित है। कुपोषित बच्चों के पोषण सुधार हेतु, ध्यान दीजिए यहाँ कुपोषित बच्चों के पोषण सुधार हेतु कहा जा रहा है। और इससे पहले के सवाल में क्या था, इससे पहले के सवाल में था कि कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से। तो यहाँ क्या कह रहा है, कुपोषित बच्चों के पोषण सुधार हेतु किस नाम से एक वाटिका की स्थापना की जा रही है। ध्यान दीजिए, वो जो था कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से उसका नाम था पोषण मटका। ठीक है, मिशन निरामय हो गया स्वास्थ्य सेवा और प्रबंधन को गुणवत्तापूर्ण अर्थात विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण लाने के लिए। और ये कुपोषित बच्चों के पोषण सुधार हेतु, तो इस मटका, इसका क्या नाम है, वाटिका का नाम रखा गया है पोषण वाटिका। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, पोषण वाटिका। ध्यान दीजिए, पोषण वाटिका इसका नाम होगा। तो यहाँ तीनों प्रश्न का रिवीजन एक बार फिर से आप कर लिए।
पोषण मटका हो गया, कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से। मिशन निरामय हो गया, स्वास्थ्य सेवाओं को विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण पहुंचाने के लिए। और पोषण वाटिका हो गया, कुपोषित बच्चों के पोषण सुधार हेतु। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बजट 21-22 के अनुसार कितने नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे? तो जैसे ही ये कुछ भी नई घोषणाएं होती है विद्यालय महाविद्यालय खोले जाने की, तो सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये कितने नए खुलेंगे? ये खुलेंगे 9, टोटल 9 खोले जाएंगे नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अर्थात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो कहाँ कहाँ खोले जाएंगे ये भी नोट कर लीजिए। तो 9 स्थान पे खोले जाएंगे, 9 जिलों में। कहाँ कहाँ खुलेगा? पहला है श्योपुर, दूसरा राजगढ़, तीसरा मंडला, चौथा सिंगरौली, पांचवा नीमच, छठा मंदसौर, सातवां दामू, आठवां है छतरपुर और 9वां है सिवनी। तो ये 9 जगह पे खोले जाएंगे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय। अगले सवाल की ओर बढ़िए। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार कितनी राशि देगी? ध्यान दीजिए, यहां सवाल को समझिए कि मध्य प्रदेश में किसान कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार के है, यहां केंद्र सरकार की बात नहीं की जा रही, यहां राज्य सरकार कितनी राशि देगी? तो ये राज्य सरकार देगी 4,000 रुपया। ऑप्शन सी होगा 4,000 रुपया। और इससे संबंधित आप देखिए 4,000 देगी राज्य सरकार और पीएम सम्मान निधि योजना के तहत मिल रहा है 6,000 रुपया। ठीक है, तो अब कितने मिलेंगे मध्य प्रदेश में किसानों को? 10,000 रुपये मिलेंगे लाभ। तो ये बजट में एक नई घोषणा की गई है कि किसान कल्याण योजना के तहत अब मध्य प्रदेश में किसानों को 10,000 रुपये मिलेंगे और राज्य सरकार देगी 4,000 रुपये। ध्यान देने की बात है कि राज्य सरकार 4,000 रुपये देगी। तो टोटल कितने मिलेंगे? टोटल भी पूछा जा सकता है। तो 10,000, किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये और किसान कल्याण योजना के तहत 4,000 रुपया। क्लियर? आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये सवाल पूछे जाने का भी कारण है। इसका पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? जबलपुर में। ये सवाल जरूर आएगा किसी न किसी परीक्षाओं में, सारे महत्वपूर्ण है सवाल। तो ये चर्चा में रहने का कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ मृदा एवं क्रियाशील फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मृदा एवं क्रियाशील फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपके पास क्या होगा जवाब? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। अगर वो नहीं पूछा जाता है तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जबलपुर। तो ये दोनों तरीके से इसमें सवाल पूछे जाएंगे। मैंने आपको दोनों तरीका यहाँ बता दिया है। आगे बढ़िए। किसानों के फसल का उपार्जन सुगमता से हो, इसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो जो भी योजनाएं हैं सारे इसमें कवर कर लिए गए हैं। तो फसल का उपार्जन सुगमता से हो, इसके लिए कौन सी योजना है? काफ़ी आसान सवाल का उत्तर है, आप देख के भी बना सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना, बस लास्ट में लगा देना है। पहले मुख्यमंत्री, फिर है फसल उपार्जन और अंत में जोड़ देना है सहायता योजना। बस बन गया, ये तैयार हो गया, मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना। अगला सवाल देखिए। बजट 21-22 के अनुसार प्रदेश में गौ अभ्यारण्य, ये ध्यान दीजिए, गौ अभ्यारण्य की बात की जा रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र कहाँ संचालित है? यह बजट में बताया गया है कि यह संचालित है। तो कहाँ संचालित है बताना है। कहाँ संचालित है? ये संचालित है आपको अगरमालवा में। ऑप्शन बी, अगरमालवा में यह संचालित है। ऑप्शन बी होगा उत्तर, अगरमालवा में। तो अगरमालवा में कहाँ संचालित है? ये भी अगर डीपली पूछता है सवाल तो इसका भी आपके पास जवाब होना चाहिए। ये है अगरमालवा के सुसनेर तहसील के ग्राम सालरिया में। तो ये भी ध्यान रखिए, कहाँ है, ग्राम पूछ लेता है तो सालरिया में संचालित है, जिला पूछता है अगरमालवा, तहसील पूछता है सुसनेर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए। वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से, सवाल देखिए ध्यान दीजिए, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से कह रहा है युवाओं के स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो जो भी फाइनेंशियल संस्था होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होंगे, उनके माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो उस योजना को, उसके लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो इसका नाम भी काफ़ी अच्छा है और आप देख के भी बना सकते हैं। इसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री
स्वरोजगार योजना। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना इसका नाम रखा गया है। और इसका पूर्ण नाम अगर देखा जाए तो इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना। इसके अंदर में एक ब्याज परिदान रख दिया गया है, तो ये एक ब्याज परिदान योजना है इसका पूरा नाम। आगे बढ़िए, बजट 21-22 के अनुसार डायमंड म्यूजियम, तो डायमंड हीरा के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? आसान सवाल है, एकदम फैक्ट से संबंधित सवाल है, आप तुरंत मार सकते हैं कि ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा पन्ना में, ऑप्शन सी, क्योंकि डायमंड का माइंस कहाँ है? पन्ना में है। तो फिर म्यूजियम कहाँ स्थापित होगा? इंदौर जबलपुर में तो नहीं स्थापित होगा, तो कहाँ होगा? पन्ना में स्थापित होगा, ऑप्शन सी पन्ना। आइए आगे बढ़ते हैं। बजट 21-22 के अनुसार किस जिले में एक रोप वे का निर्माण होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है किस जिले में एक रोप वे का निर्माण किया जाएगा बजट के अनुसार। तो ये रोप वे का निर्माण कहाँ होगा? जिला का नाम क्या है? जिला का नाम है छतरपुर, ऑप्शन ए, छतरपुर में किया जाएगा। छतरपुर के जटाशंकर में किया जाएगा। ये भी ध्यान दीजिए कि अगर छतरपुर ना देकर सिर्फ जटाशंकर दे दिया तो भी आप सवाल बनाने के हित में रहिएगा कि आप बना कर आइएगा सवाल किसी भी परीक्षा में एमपी के। तो ये जटाशंकर में है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के स्ट्राइव योजना, एक नई यहाँ स्ट्राइव शब्द जोड़ दिया गया है कि आखिर ये स्ट्राइव योजना क्या है। तो आइए स्ट्राइव को पहले देखिए। तो स्ट्राइव क्या है? स्किल ओरिएंटेशन के लिए है, मतलब क्षमता वर्धन की संबंधित ये योजना है, जो कि आईटीआई जो भी संस्था है उसमें कौशल प्रशिक्षण को, दक्षता को सुधार करता है, इसके लिए ये स्ट्राइव योजना है। तो अब ये हो गया स्ट्राइव योजना के लिए। आइए आप सवाल देखिए। स्ट्राइव योजना के तहत मध्य प्रदेश के कितने शासकीय आईटीआई का चयन किया गया? अर्थात ये आईटीआई के लिए ही है स्ट्राइव योजना, तो आईटीआई का ही चयन किया जाएगा भाई। तो ये भी समझिए कि स्ट्राइव योजना में किसका चयन किया जाएगा? तो आईटीआई संस्थाओं का। तो कितना आईटीआई संस्था का चयन किया गया है एमपी में? तो ऑप्शन बी होगा 20 एकदम फैक्ट सवाल है, डायरेक्ट सवाल है। 20 का चयन किया गया है बजट के अनुसार। आइए आगे बढ़ते हैं। बजट 21-22 के अनुसार किस कार्यक्रम के अंतर्गत एकल नागरिक डाटाबेस तैयार किया जाएगा? अब एमपी में भी नागरिकों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा, तो किस कार्यक्रम के तहत? ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किस कार्यक्रम के अंतर्गत एकल नागरिक डाटाबेस? इसका नाम है एकत्व, एकदम नोट कर लीजिए, एकत्व योजना, ऑप्शन ए एकत्व। अगला सवाल देखिए। बजट 21-22 के अनुसार, बजट 21-22 के अनुसार समस्त नागरिक सेवाओं को, यह क्या कर रहा है? समस्त नागरिक सेवाओं को एकत्र कर एक पोर्टल पर लाया जाएगा। तो उस पोर्टल का आपको नाम बताना है कि सभी नागरिक सेवाओं को एकत्र कर एक पोर्टल पर लाया जाएगा। तो इस पोर्टल का क्या नाम है? इस पोर्टल का नाम भी काफ़ी अच्छा है, परिचय, ठीक है। और ऑप्शन में देखिए एकत्व भी है, अभी देख लिए हैं आप लोग। एकत्व क्या था? एकल नागरिक डाटाबेस। एकत्व है एकल, ए से एकल, एकत्व नागरिक डाटाबेस। और समस्त नागरिकों को एकत्र कर किस पोर्टल के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी? तो परिचय पोर्टल है। अगला सवाल देखिए। सामाजिक जन चेतना के माध्यम से महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? काफ़ी मज़ेदार सवाल है, काफ़ी बेहतरीन सवाल है कि महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए किया जा रहा है। तो इस क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? इसका नाम बताइए आप लोग। इसका नाम है ऑप्शन बी सम्मान रखा गया, इसका नाम ऑप्शन बी सम्मान। सम्मान कार्यक्रम चलाया जाएगा एमपी में सामाजिक जन चेतना के माध्यम से महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सम्मान। अगला सवाल देखिए। ये आखिरी सवाल है एमसीक्यू का, इसके बाद हम लोग सिर्फ फैक्ट देखेंगे बजट के। तो ये सवाल है बजट 21-22 के अनुसार एक विशेष पुलिस चिकित्सालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये पुलिस चिकित्सालय का निर्माण कहाँ होगा? ये होगा भोपाल में, ऑप्शन डी भोपाल। भोपाल में किया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, ऑप्शन डी भोपाल। आइए आप देखते हैं बजट का जो फैक्ट है, और वो बजट का ही कटआउट से हम लोग इसे देखेंगे, क्योंकि वो सारे जो भी फैक्ट है वो लिखने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ देख लीजिए। तो 2 मार्च को बजट पेश किया गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था।
और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर केंद्रित किया गया है। इसमें एक पॉइंट और भी है, जनता का बजट। तो जनता का बजट मतलब वही हुआ कि जनता से सुझाव मांगा गया। सिंपल है कि जनता का बजट का अर्थ क्या है, तो जनता से सुझाव मांगा गया है, बस यही हुआ जनता का बजट। फिर है डिजिटल बजट, जो अभी मैंने आपको बता दिया। राजस्व घाटा 8,294 करोड़, मैंने ये भी आपको बता दिया था। ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का प्रतिशत 4.5 यहाँ भी दे चुका है। तो ये सारे जो भी पॉइंट वाले हैं, ये जिसमें आंकड़े हैं, ये सारे मैंने इसमें कवर कर लिया है। आगे देखिए कि किसके लिए कितने राशि का प्रावधान किया गया होता है कभी कभी योजनाओं में कितनी राशि। तो जो इंपॉर्टेंट मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ आपको। जैसे ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु 3200 करोड़, ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु 335 करोड़। फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 2925 करोड़। अटल गृह ज्योति योजना हेतु 2581 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 2500 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2220 करोड़। ठीक है, ये फिर ये है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु 2000 करोड़। फिर आगे देखिए, ये देखिए सीएम राइज, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रश्न पूछा जा चुका है, लाए थे उधर कि सीएम राइज किसके लिए है, स्कूली शिक्षा के लिए। तो इसके लिए भी कितना है, 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हाउसिंग फॉर ऑल के लिए भी 1500 करोड़, ये दोनों सेम है। आगे यहाँ देखिए चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 1172 करोड़। तो ये सारे आप इसमें से डाटा जो भी है आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो भी है महत्वपूर्ण मैंने यहाँ लगा दिया है। आगे देखिए फिर है ये विभाग वाइज, तो ये भी आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ये वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि इससे सवाल विभाग वार पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF, तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए कि इसका PDF उपलब्ध कराया जाए, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।